जैसे कि मैंने बोला था कि हम आईएसपीके को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है कि इंडो ग्रीक। आई से इंडो ग्रीक ही तो आता है, हिंदी यूनानी। इनका क्षेत्र जो था वो हिंदकुश पर्वत के समीप बैक्टीरिया था। इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहा जाता था। इसीलिए हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में इसमें डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना की थी। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था, लेकिन वो पराजित हो गया था। अगला शासक मिनांडर आया, इसने भी शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, लेकिन इसे भी पराजित कर दिया गया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र को भेजा था लड़ने के लिए, उसने पराजित किया था। यह बुद्ध धर्म, ये मिनांडर जो था ना, ये बुद्ध भिक्षुक नागसेन के संपर्क में आया और नागसेन ने इन्हें बुद्ध धर्म की शिक्षा दी। ये बुद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांडर के वार्तालाप की जो चर्चा है वो नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में मिलती है। अब हम सेकंड चरण देखेंगे इसका। द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि इसमें यूकेटाइडिस ने तक्षशिला में यूकेटाइडिस वंश की स्थापना की। इस वंश का जो शासक था अंतिआल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवत के दरबार में मित्रतावत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। हेलियोडोटस भागवत धर्म से प्रभावित होकर इसने भागवत धर्म को अपना लिया था। इस धर्म के सम्मान में इसने विदिशा यानी कि बेस नगर में गरुण ध्वज अभिलेख को बनवाया। ये किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख था। अब हम देखेंगे कि हिंदू यूनानी की विशेषता क्या क्या थी। ये यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंद यूनानी कहने लगे फिर लोग। इसीलिए इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, इसलिए इन्हें ये जो थे ना काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानियों ने ही चलाए। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना की प्रारंभ किया। इसके बाद हम देखेंगे कि ISPK में यानी कि एस से क्या था, शक, यानी कि हम शक शासकों को देखेंगे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची वंश यानी कि जो यूची कबीला था, इन्होंने मध्य एशिया से भगा दिया था। शक राजाओं को क्षत्रप भी कहा जाता था। ये भारत में आकर 5 जगहों पर बसे थे, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। ओके। और आप देखें कि मिनांडर जो था ना, बुद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी था। इंडो ग्रीक का था, ये हिंदी यूनानी था। बुद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी था, ये याद रखना। ओके। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये भारत में 5 जगह पर आके बसते थे। कहां पर? कंधार जो कि अफगानिस्तान में था, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में था, और मथुरा जो कि यूपी में था, उज्जैन जो कि एमपी में है। उज्जैन कहां पर है? एमपी में है ना। और नासिक जो कि महाराष्ट्र में था। ओके। अब मैंने यहां लिख रखा है नासिक नहपान। नासिक नहपान मतलब नासिक में जो शक शासक था वो नहपान था। मालवा में विक्रमादित्य था। और उज्जैन में रुद्रामन। ओके, इस तरीके से याद रखना। अब हम देखते हैं कि मथुरा के राजुक शासक को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर मालवा विक्रमादित्य। मालवा का कौन था? विक्रमादित्य। तो इसने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कब की थी? मथुरा के राजुक शक को मालवा के शासक ने, मालवा का ही तो था ये। कब? जब मथुरा के राजुक शासक को इसने हराया था। मथुरा के राजुक शासक को हराकर मालवा के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इस उपलक्ष्य में, क्योंकि ये उपाधि इसे जो हराया था वो 57 ईसा पूर्व हराया था, इसी उपलक्ष्य में इसने 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत नाम देकर एक कैलेंडर चलाया। होता क्या है विक्रम संवत में? जैसे कि अब 2025 चल रहा है, और अगर हम विक्रम संवत में 2025 को लिखेंगे तो इसमें +57 कर देंगे। 2025 में हम 57 जोड़ देंगे। ओके। भारतीय संविधान का ये मूल कैलेंडर था विक्रम संवत, लेकिन 1957 ईस्वी में शक संवत को अपना लिया गया। नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन वंश के शासक
गोमती पुत्र सप्तकर्णी, जिसे हम GPS कहते हैं, इस पर आक्रमण किया, लेकिन ये पराजित हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि GPP ने नहपान को हराया था, जो जोगलथम्पी में इसका सिक्कों पर इसकी जानकारी मिलती है। नहपान को हराया था। ये नहपान जो था ना, यही तो था शक शासक। मेरा नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरी जबान से आ नहीं पा रहा है। शक शासक, ओके। नहपान यही वाला तो था वो। तो GPP ने, मतलब गोमती पुत्र सप्तकर्णी ने इसे हरा दिया, ओके। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्पी से मिले सिक्कों पर मिलती है, ओके। इनमें सबसे जो प्रतापी शासक था, शक शासक, पहले अभी कौन था? नहपान के बाद आया रुद्रदामन ने, मैं आपको बताऊं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको देख के समझ में आएगा, ये सुनने में नहीं आएगा इतना। ये तो शक शासक है इस साइड, और इस तरफ कौन है? सातवाहन वाले, ओके। तो पहले तो नहपान बना है, फिर नहपान के बाद में शक शासकों में रुद्रदामन का नंबर आया है, और इधर GPS बना था, फिर उसके बाद में VPP का नंबर आया था, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का, ओके। अब नहपान को, इस GPP ने नहपान को हरा दिया, ओके। लेकिन अब अगला युद्ध जब होता है तो पहले इस शक शासक हारता है, लेकिन अगले वाले में जो शक शासक थे रुद्रदामन, वो सातवाहन वाले को हरा देता है। पहले सातवाहन वाला जीता और उसके बाद में ये हारा, ओके, सातवाहन वाला। इसके बाद में देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि सबसे प्रतापी जो शासक था वो उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमाची को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनालेख अभिलेख मिला है, ओके। इसके बाद देखते हैं कि ये संस्कृत भाषा का भारत का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ जो अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा का भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को बनवाया था, ओके। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी देता है और रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, किससे? अपने अधिकारी सुविशक के द्वारा, ओके। गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया है। इसे बनवाया, इस झील को, चंद्रगुप्त मौर्य ने था। फिर रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब जीर्णोद्धार करवाया। फिर गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्राह्मी, अब हम नोट में देखेंगे कुछ लिपि के बारे में, ओके। ब्राह्मी लिपि का जो आधुनिक रूप है ना, वो देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अंतिम शक शासक जो था वो रुद्र सिंह III था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त II ने शकों का सर्वनाश कर दिया। ये जो शक चले आ रहे थे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, इनका जो सर्वनाश करा किसने करा था? वो चंद्रगुप्त II ने, ओके। तो इनका सर्वनाश कर कर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और चांदी के सिक्के चलाए इस खुशी में, ओके। और शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया शक शासकों ने कि इसे शक संवत कहा जाने लगा। अब हम यहाँ पर कैलेंडर को देख लेते हैं। अब ISPK की जो बात चल रही थी उसमें I देख लिया हमने, इंडो ग्रीक देख लिया, S यानी कि शक देख लिया, P यानी कि पहलो वंश और K यानी कि कुषाण वंश। ये 2 वंश देखने और रह गए हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सूर्य पर आधारित होता है। ये ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस कैलेंडर के ही अनुसार, जैसे कि अगर आज 8 जनवरी 2020 है, जो अंग्रेजी का कैलेंडर होता है ना, जो अब चल रहा है, जैसे कि अब 2025 चल रही है, यही तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसके बाद हम देखते हैं विक्रम संवत। इसे मालवा शासक विक्रमादित्य IV ने 57 ईसा पूर्व चलाया था। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, 57 वर्ष आगे है। मतलब कि विक्रम संवत में अगर तिथि हमें लिखनी है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ देंगे। जैसे अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अब 2025 चल रही है तो इसमें हम 57 जोड़ देंगे, ओके। तो अगर हमें विक्रम संवत में लिखानी है तो विक्रम में क्या करेंगे हम,
विक्रम संवत में, सॉरी यही तो बता रहा हूं मैं, विक्रम संवत में इसमें 57 हम जोड़ देंगे। ओके, और अगर हमें शक संवत में लिखनी है तो इसमें 78 घटा देंगे। जोड़ने कितने हैं विक्रम के लिए? 57, और शक संवत के लिए क्या करना है? माइनस का इसमें 78 कर देना है। ओके, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर जो कि मुस्लिमों का होता है, ये सब चंद्रमा पर आधारित है। इनका त्योहार भी हर एक वर्ष में 11 दिन पीछे हो जाता है, लेकिन 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। ओके, ISPK के हिसाब से अब हमारा पहला वंश बचा हुआ है और कुचाण वंश। तो हम पहले पहला वंश को देख लेते हैं। ये ईरान, फारस, पर्सिया के थे। मतलब ईरान को ही फारस कहा जाता है, पर्सिया भी इसी को कहा जाता है, तो ये फारस के थे। ओके, जिस कारण इन्हें पार्शियन कहा जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर को बनाया। आप देखें कि इसमें पहलाव, पारसिया, पेशावर यानी कि ज्यादातर पास से ही वर्ड आ रहे हैं। ओके, इस वंश के जो संस्थापक थे वो मिथ्रेडेट्स थे। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेट्स थे, पहला वंश के। इस वंश का सबसे योग्य शासक गोंडोफार्मिस था, जिसका पाकिस्तान से तख्ते बड़ी अभिलेख मिलता है। ये खरोष्टी लिपि में लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। इसके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म से प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो हमारी ट्रिक क्या? गोंडो टॉमस, गोंडो टॉमस, गोंडो टॉमस। पहलो मिथ्रे मतलब पहलो वंश का मिथ्रेडेट्स संस्थापक, और गोंडो टॉमस यानी कि गोंडो टॉमस यानी कि गोंडोफर्मिस का के काल में कौन आया था? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था। ओके, इसके बाद हम कुषाण वंश को देखते हैं। ISPK यानी कि कुषाण केस है। ओके, कुषाण को देखेंगे। ये मध्य एशिया के निवासी थे। ओके, मध्य एशिया से यूची कबीले वालों ने 5 भागों में बटा था। यूची कबीला जो भागा था वो 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक भाग जो था वो कुषाण था। कुषाण वंश का जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया के अनुदरिया से लेकर गंगा के मैदान तक था। ओके, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसस थे। कुजुल कडफिसस। तो हमारी ट्रिक क्या? कुषाण कुजल, कुषाण कुजल, कुषाण कुजल, मतलब कुजुल कडफिसस पूरा नाम हो गया। फिर इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। अगला शासक जो था वो विम कडफिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ओके, ये जो था ये शैव धर्म को मानता था। इसके बाद आता है कनिष्क। तो एक बार आप देखें कि सबसे पहले कौन है? कुजुल कडफिसस। फिर आया विम कडफिसस। विम कडफिसस जो था वो शैव धर्म को मानता था। इसके बाद आया कनिष्क, जिसने महायान धर्म को माना। बुद्ध धर्म की जो शाखा थी महायान, उसे माना। ओके, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि अपनी सांस्कृतिक जो राजधानी बनाया वो मंदूस को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध के भिक्षापात्र व यहाँ से के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ ले गया। पार्थिव के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बुद्ध संगति करवाई। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, क्योमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक नामक विद्वान रहते थे। इसमें अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, चरक ने चरक संहिता लिखी, ये एक डॉक्टर थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र के में सापेक्षता का सिद्धांत की चर्चा की। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। नागार्जुन बुद्ध धर्म के शून्यवाद को मानते थे। चौथी बुद्ध संगति में बुद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। कनिष्क जो था ना वो महायान को मानता था। महायान बुद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए वो कनिष्क के शासनकाल में ही जारी किए गए। इन्हें सोना जो था की जो प्राप्ति होती थी वो पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होती थी। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार किया जाता था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलीप बंदरगाह
तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह प्रमुख था। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी से ये जानकारी निकलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक जो व्यापार था वो रोम से होता था। कहाँ से? रोम से। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती का प्रारंभ किया गया। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। ओके, अब देखते हैं जो कि रेशम मार्ग जो बहुत फेमस है कनिष्क के काल में, कि ये क्या था। ये चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था रेशम मार्ग को। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर और हिंदकुश पर्वत को पार कर गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर यानी कि कनिष्क टैक्स लगता था, जो उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। लगभग 105 ईसा पूर्व कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं होने के कारण इसका जो राज्य था वो छोटे छोटे सामंतों में अलग होने लगा। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वसुदेव की चर्चा मिलती है। मतलब इस कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वसुदेव था। ओके, इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त संवत की स्थापना की, मतलब गुप्त वंश की स्थापना की। अब हम गुप्त वंश को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी गुप्त वंश मैंने आपको बताया था कि ISP के जो मौर्य वंश के टाइम पीरियड में ये लोग आए थे, इसलिए हमने मौर्य वंश के बाद में इन वंशों को पढ़ा। लेकिन अभी मौर्य वंश के बारे में जो और अलग अलग तरीके से हम कि बहुत ही गहराई के साथ जो फैक्ट है उन्हें निकालेंगे। इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि कुषाण वंश के बाद जो इसका सामंतों में बट गया था, ये आगे जाके सामंतों ने मिलकर गुप्त वंश की स्थापना की, तो इसके बाद गुप्त वंश आएगा। लेकिन हम गुप्त वंश बाद में पढ़ेंगे, पहले मौर्य वंश के ही बारे में बहुत गहराई से फैक्ट देखेंगे। ओके, अभी इसकी जो कुषाण वंश की जो वास्तुकला है, मूर्ति कला वगैरह, अमरावती शैली, इसके बारे में और देखते हैं। अभी थोड़े खत्म हो गया कुषाण वंश। कनिष्क के समय में गंधार कला शैली, इसका गंधार कला शैली का विकास कनिष्क के समय में हुआ। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूनानी, मौर्य तथा शुंग काल की कलाएं भी शामिल थीं। इस कला में सर्वाधिक मूर्ति जो बनी वो महात्मा बुद्ध की बनी। इस शैली में मूर्ति काले पत्थर की होती थी। इसके बाद देखते हैं मथुरा शैली। इसमें शुद्ध देसी शैली भी कहते हैं इसे मथुरा शैली को शुद्ध देसी शैली भी कहते हैं। इसमें मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया। जैसे कि मैंने ट्रिक बना दी, कनिष्क की काली मूर्ति, मतलब कनिष्क के काल में काली मूर्तियां भी बनी है। ओके, और मथुरा में लाल रंग की मूर्तियां, मथुरा कला में लाल रंग की। ओके, आप देखें कि हमने जो ISPK के बारे में इतना पढ़ा, मौर्योत्तर काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, जिसके कारण विदेशी आक्रमण हुए। भारत में एक अवसर की तरह दिखने लगा और मौर्योत्तर काल के बाद 4 विदेशी आक्रमण हुए, जो कि ISPK कहलाते हैं, और इनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे ना। आप देखें कि ये जो सहगोर ताम्र अभिलेख है, ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? ये राप्ती नदी के किनारे पर है। ये अशोक का जो अभिलेख है सहगोर, ये राप्ती नदी के किनारे पर है। कहाँ पर? गोरखपुर में। ओके, आप देख सकते हैं कि मौर्य वंश में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार हमें राज्य के 7 तत्व मिलते हैं, मतलब कि सप्तांग सिद्धांत। मैं आपको बता चुका हूँ कि किला होना चाहिए, कोश होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, मंत्री होने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्राचीन हिंदू विचारकों ने राज्य को 7 अंगों में माना है। ओके, हम मौर्य काल में एक चीज और देखते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में एसटी नोमोई, जो कि एक नगर पालिका थी, इसका उल्लेख किया है। किसका? एसटी नोमोई का, जिसमें सदस्य शामिल थे। 6 उप समितियां में वे विभाजित थी। ओके, और हर एक उप समिति में कितने लोग थे? 5 लोग। हर एक उप समिति में 5 लोग थे, तो टोटल कितने हो गए? 30। ओके, 6 में विभाजित थे, क्योंकि ये किसका जिक्र है? एसटी नोमोई, जो कि एक नगर परिषद थी। ओके, जस्टिन ने मौर्यों की सेना को ना डाकुओं का एक गिरोह कहा है। सेना इस टाइम क्या थी? स्थायी और अस्थायी दोनों थी। नंदों से 3 गुनी थी।
इसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। ओके। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला। ओके। और इसमें चांदी के पर्ण चलते थे तथा तांबे का मापक चलता था। ओके। इसमें आप देख सकते हैं कि मूर्ति कला के बारे में देखते हैं हम। बेसनगर की महिला की प्रतिमा मिली है, पटना की प्रतिमा मिली है और धौली की हाथी की प्रतिमा से मौर्यकाल की अत्याधुनिक मूर्ति कला का पता चलता है। बेसनगर में महिला की मूर्ति, पटना में एक प्रतिमा मिली है और धौली में हाथी की प्रतिमा मिली है। ओके। और इसमें मेगास्थनीज क्या लिखता है कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था। 7 कौन कौन से? दार्शनिक थे, कृषक थे, शिकारी एवं पशुपालक थे, व्यवसायी एवं शिल्पी थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे और मंत्री थे। कौटिल्य ने दासों के लेके क्या कहा है? दास जो थे ना, इनके पीछे थोड़ा सा गड़बड़ है। मौर्य समाज में वर्ण व्यवस्था थी, स्त्री तथा पुरुषों के बीच भेदभाव था। अब दासों को लेकर थोड़ा डिफरेंस ये निकल के आता है कि कौटिल्य तो कहता है कि दास थे और मेगास्थनीज कहता है कि नहीं थे। दो अलग अलग लेखक और दोनों का डिफरेंस देखो। कौटिल्य तो कह रहा है कि मौर्य काल में दास थे और मेगास्थनीज कहता नहीं थे। मतलब मेरी ट्रिक क्या थी? कौटिल्य दास, हाँ हाँ हाँ, 3 बार कहो, याद हो जाएगा। ओके। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते हैं। अपेक्षाकृत संतोषजनक थी स्थिति। असूर्य पशिया थी, अनिष्टासिनी थी। महिलाओं को राजा के अंगरक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाता था। प्रतिवेदक जो थे वो घटनाओं की सूचना देते थे। रूपा जीवा किसे कहा जाता था? जो महिलाएं गुप्तचरी का काम करा करती थी। ओके, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। अब मौर्य कला की को देख लेते हैं। मौर्य काल में जो कला हुई, राजकीय कला और लौकिक कला। राजकीय कला में हम राजमहल देखेंगे, अशोक स्तंभ को देखते हैं। और लौकिक कला में हम यक्षिणी की मूर्ति को देखते हैं, चामर गृहिणी की जो देवी की वो है उसे देखते हैं। अशोक ने हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा, जो कि एक संस्कृत का नाम था। और आजीवक संप्रदाय के भक्तों को, जबकि खुद बुद्ध धर्म अपना रहा है, लेकिन आजीवक संप्रदाय के भक्तों को 4 गुफाएं दी इसने। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विष्णु झोपड़ी गिफ्ट करी। ओके। कंगनहल्ली में एक अशोक का महास्तूप मिलता है, जिसमें ब्राह्मी अक्षरों में एक शिलालेख पर लिखा है कि राज्यो अशोक, मतलब कि राजा अशोक। कहां पर? कंगनहल्ली में। तो हमने ट्रिक बना दी, कंगन राजा अशोक, कंगनहल्ली राजा अशोक, सीधे सीधे याद करो। ओके। और गुर्जरा, नेतुर, उदयगलान और मास्की में क्या मिलता है? सीधे अशोक नाम मिलता है। ओके। और भाबरू में मगध सम्राट। बुद्ध पुस्तकों का उल्लेख भी भाबरू अभिलेख में ही है। ओके। अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण क्या थे। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, अतिराय कर था, मतलब अतिशय कर था, नौकरशाही का दुरुपयोग हो रहा था, अशोक की धम्म नीति, केंद्रीकृत सत्ता का महत्व कम होने लगा, अशोक का युद्ध नीति त्यागना, बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव, अधिक दान देना, भ्रष्टाचार अधिकारियों में। ओके। आप ये मेन पॉइंट देखें, ये मौर्योत्तर काल से है। कि सबसे पहले चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए और सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। तो हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी कि सबसे पहले चांदी पर शक, सबसे पहले चांदी पर शक, शक से शक शासक आ गए और चांदी से चांदी। ओके, सबसे पहले चांदी पर शक। और दूसरी ट्रिक क्या थी? सबसे पहले सोने हिंद यूनानी के लोग जाते हैं। सबसे पहले कौन जाते हैं? हिंद यूनानी के लोग। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी वालों ने चलाए। ओके। अब आप आगे देखो कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो कुषाण शासकों ने। ओके। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने, सबसे ज्यादा शुद्ध किसने चलाए? वो कुषाणों ने। ओके। तो हमारी ट्रिक थी सबसे शुद्ध कुषाण। इसे 8 से 10 बार को याद रहेगा। और सिक्कों में गिरावट, मतलब गुणवत्ता के आधार पर घटिया किस्म के सोने के सिक्के किसने चलाए सबसे ज्यादा? वो गुप्त काल में चले। ओके। तो मैंने ट्रिक बनाई, घटिया सोना गुप्त। जब कोई भी आप सोना लेने जाओ, घटिया सोना देगा तो वो गुप्त तरीके से तो देगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके। आप मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों को देख लेते हैं। आप मालविका अग्निमित्र कालिदास की है, गुप्त शासन काल में लिखी गई है। ओके। अग्निमित्र के विषय में चर्चा है, मालविका और अग्निमित्र के विषय में। ओके। पतंजलि ने
महाभाष्य लिखा जिसमें पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ये पतंजलि जो थे। गार्गी संहिता लिखी गई। मिलिंद पन्हो जिसमें मिलिंद और नागसेन की चर्चा, ये मिलिंद पन्हो लिखी गई। पुराण लिखी गई, धर्मसूत्र लिखे गए। भारत में नाटकों में पर्दे का इस्तेमाल यूनानियों ने किया था। पर्दे को क्या कहा जाता था? यवनिका। यवनिका, ओके। भारत में नाटकों में पर्दे का इस्तेमाल जो है वो यूनानियों ने प्रारंभ किया था। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था, आपको बता चुका हूं मैं। हाइनेंटिक आर्ट गंधार कला को कहा जाता है। कुशाण के जो संस्थापक थे कुजुल कटफिशिस, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे और जो इसके बाद विम कटफिशिस बना था इसने तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे। ये शिव मतायुनाई था, मतलब शिव धर्म को मानने वाला था। और विम कटफिशिस ने ही महेश्वर की उपाधि धारण की थी, ओके। जैसे कि चरक ने चरक संहिता लिखी थी। आयुर्वेद जो चिकित्सा, ओके। नागार्जुन ने शून्यवाद को मानते थे। माध्यम करिका लिखी और प्रज्ञापार मित्र सूत्र लिखी इन्होंने, ओके। आप देखें मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी लेकर चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। अब देखो कि मध्य एशिया और उत्तर भारत के बीच संबंधों का महत्व क्या था। व्यापार को देखो। सबसे पहले रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था, ओके। पार्थियन शासक से एक मतभेद था, ओके। चीन के साथ व्यापार बनाने रखना चाहते थे ये लोग। रोमन साम्राज्य कुषाण शासन से व्यापार करना चाहता था। जो रोमन साम्राज्य था ना वो कुषाण शासकों से व्यापार करना चाहता था। अब रकाब यानी कि तकनीकी से देखते हैं हम क्या क्या तकनीकी थी उस टाइम। रकाब हुआ करते थे, जीन हुआ करते थे, लगाम हुआ करती थी, हेलमेट हुआ करते थे, ओके। हेलमेट को क्या कहा जाता था? शीर स्तराण। और मृद भांडों में देख लो लाल बर्तन हुआ करते थे। कभी कभी इनमें चित्रकारी होती थी, कभी कभी नहीं भी होती थी, ओके। आप धर्म में देखें तो हिंद यूनानियों ने जो था वो भागवत धर्म को महत्व दिया था। मथुरा के मुरा में एक विदेशी स्त्री के द्वारा बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न और शंभ और अनिरुद्ध की मूर्ति मिलती है। चतुर्वेर्यु जिसमें 4 वो आएंगे, संकरण, प्रद्युम्न, शांब और असिरो, ओके। इनके बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान के जुसुंडी से किशन के साक्ष्य मिलता है। अब उप संप्रदाय को देखते हैं जिसमें बौद्ध धर्म के मिलते हैं, ओके। जिसमें महासंदिक है, धर्मोत्तरी है और बदायनीय है। निर्माण में देखेंगे कि नगरीकरण हुआ। तक्षशिला में बुद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। कनिष्कपुर नगर का निर्माण कराया गया। ये कनिष्कपुर जो है ना कुषाण शासकों ने करवाया है। राज्य व्यवस्था को देखेंगे, क्षत्रप प्रणाली शुरू हुई। पूरा साम्राज्य क्षत्रपों में विभाजित था। कुछ सैन्य शासक भी उदाहरण के तौर पर जैसे कि हिंद यूनानी शासकों के द्वारा, ओके। कला में आपको बता ही चुका हूं, मथुरा कला और गंधार कला। गंधार कला जो चलाई थी वो हिंद यूनानियों ने चलाई थी और मथुरा कला जो था वो कनिष्क के शासन काल में चली थी, ओके। इसके बाद हम शुंग वंश में भी देखते हैं कुछ पॉइंट। जैसे शुंग काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखी, हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। 2 अश्वमेध करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग काल में संस्कृत भाषा को प्रमुखता मिली क्योंकि वह दरबारी भाषा बन गई थी। अधिकांश बुद्ध कृतियों की रचना भी संस्कृत में ही हुई। अब आप एक नया जो राजवंश था उसे नहीं पढ़ पाए, अब इसे देखो, चेदी वंश या कलिंग वंश, ओके। चेदी वंश या कलिंग वंश, ये राजवंश 16 महाजनपदों में से एक था। सबसे बड़ा शासक जो था इस वंश का खारवेल था, जो जैन धर्म से संबंधित था। रानी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और गणेश गुम्फा जैन भिक्षुओं को दान में दिया इसने, ओके। रानी गुम्फा जहां पर ये अभिलेख मिले हैं, जिस जगह का नाम है ये रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा और गणेश गुम्फा, ये जैन भिक्षुओं को दान दिया। ये पहली शताब्दी के में शासन में आया था। ये पहली शताब्दी में आया था शासन में। लेख प्राकृतिक भाषा, इसके जो लेख है ना वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में उद्धरण है, मतलब लिखे हुए हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग क्षेत्र में नंद के द्वारा, किसके द्वारा? नंद के द्वारा निर्मित सिंचाई नहर का निर्माण कराया गया था। ये भी याद रखना साथ में। अब देखो मौर्योत्तर काल का,
मौर्योत्तर युग का महत्व, राजनीतिक महत्व में देखो। पहले सबसे पहले किसी भी प्रकार के केंद्रीकृत शासन का अभाव था, एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। सातवाहनों का प्रभाव दक्षिण में दिख रहा था, जबकि बाहरी विदेशी आक्रमण निरंतरता हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक महत्व। इसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था फिर से प्रभावी हो रही थी। विदेशी जो भारतीय समाज में प्रवेश कर रहे थे, विदेशी तत्व जो थे ना, वो भारतीय समाज में प्रवेश कर रहे थे। वर्ण संकरता में वृद्धि हो रही थी। वर्ण संकरता जो थी ना, इसमें लगातार वृद्धि हो रही थी सामाजिक महत्व में। ओके, और साथ ही अंतर जातीय विवाहों में भी वृद्धि हो रही थी। शूद्रों को कृषि का अधिकार था तथा संपत्ति रखने का अधिकार मिलता था। शूद्रों को अब कृषि का अधिकार था तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। इसके बाद हम आर्थिक महत्व देखते हैं मौर्योत्तर काल का। व्यापार वाणिज्य का विकास, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। मुद्रा व्यवस्था का भी विकास हुआ। रोम से भारी मात्रा में सोने का प्रवाह होने लगा। अब देखते हैं व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। आप देख सकते हो कि आप पूर्व से देखो भारत के ताम्रलिपि, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, कन्याकुमारी, मुजलिस, नेलासिंडा, टेंडिस, नोरा, कल्याण, सोपारा और भिरकू कच्छ। इन बंदरगाहों से लगातार व्यापार होता था। आप देख सकते हैं कि आप की जो ट्रिक थी हसीन मसूक शाह, सातवाहन वंश तक लगातार देख लिए आप। मौर्य जो बीच में मौर्य काल के बीच में जो आक्रमण हुए थे, ISPK के इंडो ग्रीक और एस शक और पी पहलव और के यानी कि कुषाण, आपने इन चारों के बारे में भी देख लिया है। और जो मौर्योत्तर काल की सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब जो महत्व था, वो भी देख लिया है। और मौर्य वंश की भी जो, जैसे कि डाकुओं का समूह सेना को कहा गया, जो अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, आप ये सब एक एक करके देख चुके हो। आपने लास्ट में देखा था कि कुषाण शासक जो थे, उनका जो सामंतों में बटाता राज्य कुषाणों का, कुषाण में आपने देखा होगा कि कनिष्क था, फिर कनिष्क के बाद में अंतिम शासक वसुदेव आया, और वसुदेव के बाद जो पूरा राज्य सामंतों के द्वारा, मतलब सामंतों में विभक्त होकर धीरे धीरे बटा, और फिर उसके बाद एक नया वंश गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि गुप्त वंश तक कंप्लीट हो चुका है, बस गुप्त वंश रह चुका है, क्योंकि कुषाण तक तो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि सब सामंतों में बटा, फिर उन सामंतों ने ही गुप्त वंश की स्थापना की। तो अब हम अगले वीडियो में गुप्त वंश से स्टार्टिंग करेंगे। ओके।